प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 में व्यापार से साम्राज्य तक में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कैसे पूरे भारत पे अपना जाल को बिछाया, और इस क्रम में हम लोगों ने दक्षिण में टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद मराठों के साथ अंग्रेजों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों की जीत हुई तो उनका मनोबल कैसे ऊंचा हुआ। उसके बाद आज जो महत्वपूर्ण हमारा विषय है कि कुछ अंग्रेज गवर्नर जनरल ऐसे थे जो नए नए नीति को अपना के भारतीय रियासतों को अपने अधीन कर लेते थे। उसी में आज एक महत्वपूर्ण हम लोग नीति जो अपनाने या लाने वाले अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसको हम हड़प की नीति या विलय की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में चूंकि बड़े बड़े रियासतों पे जब उनका कब्जा हो गया तो जो छोटी रियासतें थी उस पर उन्होंने एक बहाना बनाना शुरू कर दिया, और बहाना बनाने के क्रम में उन्होंने कुछ अपने ढंग से यानी कुछ रियासतों को अपने अधीन करने के लिए तरह तरह के हरबे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। उसी में से जो उनका पहला हड़प नीति का शिकार होने वाला जो साम्राज्य था या रियासत था वे था सतारा। यानी सतारा को 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंतर्गत ले लिया। इसके बाद ठीक दूसरे साल संबलपुर 1849 में उसको भी विलय नीति के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर तीसरा उदयपुर 1852 में और चौथा नागपुर 1854 में, ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई पुरुष शासक नहीं था, और यही कारण उन्होंने झांसी के साथ भी अपनाया। लेकिन झांसी के साथ हम इतिहास में जानते हैं कि जैसे ही झांसी को उन्होंने अपने विलय नीति के द्वारा अपनाने का प्रयास किया तो उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। और झांसी के बाद अवध 1856 में यानी ये आरोप लगाया गया कि वहां का जो भी सुल्तान या बादशाह था या शासक था वो कुशासन का शिकार था। लेकिन जैसे ही अवध को 1856 में अपने हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजों ने विलय किया तो वहां के जनता का एक भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यही 1856 में एक पृष्ठभूमि बन गई थी 1857 में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें झांसी की रानी का भी एक जबरदस्त रोल था, और इस तरह से अवध और बेगम हजरत महल का भी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे रियासतों को विलय नीति के द्वारा अपना लिया। अब इस चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि 1797 में अंग्रेज का इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ ही हिस्सों पर उसकी हुकूमत थी। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और फिर इस तरह से अब वो धीरे धीरे 1799 में टीपू सुल्तान यानी मैसूर स्टेट को कब्जा कर लिया। उसके बाद इस दूसरे चित्र के अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 1840 में देख रहे हैं कि बहुत सारे रियासतों को अंग्रेजों ने या तो इससे पहले डलहौजी से पहले जो वेलेजली था उन्होंने सहायक संधि के द्वारा अपनाया, और डलहौजी के द्वारा यानी ये बहुत सारे रियासतों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। फिर इस तरह से हम तीसरा चित्र देखते हैं 1857, और 1857 में यानी भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह से पहले आप देख सकते हैं इस चित्र में कि बहुत सारे रियासतों को अंग्रेजों ने हड़प कर लिया। इसी तरह से हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1830 में जब पंजाब पे कदम रखा तो पंजाब में भी इन्हें भारी कह सकते हैं कि सामना विरोध का करना पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान और पश्चिम भारत पे और सिंध पर जब इनका विजय हो गया तो इनका मनोबल जो है फिर से बहुत ज्यादा
बढ़ गया। और बढ़ने के बाद हाँ, पंजाब में चूंकि उस वक्त जो है रंजीत सिंह था, रंजीत सिंह का शासन था, तो रंजीत सिंह के विरोध के बाद भी अंग्रेजों ने अंततः 1849 में, यानी पंजाब पे जब पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तब अब इनके लिए जो छोटी रियासतें थी, ये कह सकते हैं कि बहुत आसानी से इसको ये हथिया लेते थे। तो ये जो नीति जो है, नीति बनाई थी। हालांकि एक दूसरा पहलू अगर हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में कुछ नए चीज़ों का आविष्कार भी हुआ था। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में 1853 में पहली बार जो रेलवे सेवा का उद्घाटन या रेल जो चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे या थाने, हम कह सकते हैं कि ये इन्हीं के टाइम में हुआ था। फिर डाक विभाग वगैरह का भी कह सकते हैं कि आविष्कार इन्हीं के टाइम में हुआ था। अब इसी तरह से ये जो है सिलसिला आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम देखते हैं कि 1856 से पहले, यानी ये कह सकते हैं कि 78% जो आबादी पर इनका पूरी तरह से कब्जा हो गया था। आज का जो दूसरा विषय हमारा वो ये भी होगा कि अपना झारखंड की उस वक्त सूरत हाल क्या थी। तो अपने झारखंड की सूरत हाल को हम देखने के लिए ये देखते हैं कि जब 1765 में संधि हुई थी, उस संधि के बाद चूंकि उस वक्त झारखंड अलग हिस्सा नहीं था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिली। तो ठीक 2 साल के बाद यानी 1767 में ये मानभूम का इलाका, जिसको हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर वगैरह के इलाका में, वहां पे इनका प्रवेश हुआ। लेकिन उसके बाद प्रवेश होने के बाद वहां भी उस वक्त चूंकि जगन्नाथ ढाल जो स्थानीय वहां पे शासक था, तो उनके साथ भी इनका काफी संघर्ष हुआ और काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि फिर उनके साथ एक विद्रोह भी हुआ। यानी ये कह सकते हैं कि अपना झारखंड में भी अंग्रेजों का उस वक्त प्रवेश हो चुका था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नई नई नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को हड़प करने के लिए तरह तरह के हरबे अपनाए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि और 1857 में ये नीतियां उनके खिलाफ क्या काम कर सकती है या क्या करेगी, और किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता है।